Today we will be discussing semi-empirical mass formula. Before proceeding with semi-empirical mass formula, we will take up liquid drop model of nucleus. We know that a nucleus is made up of protons and neutrons, but we do not know how these nucleons, proton और न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द न्यूक्लियस. यानी हम जानते हैं कि कोई सा भी न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियंस किस तरह व्यवस्थित होते हैं ये हमें पता नहीं है. ये जानने के लिए यानी टू नो द शेप ऑफ न्यूक्लियस and the arrangement of nucleons in the nucleus, we have two models which are liquid drop model and cell model. हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिडिल ऑर्डर न्यूक्लियाई के लिए और हैवियर न्यूक्लियाई है उनके लिए नियरली कांस्टेंट होती है. इसका मतलब यह है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस वेरी विद द मास नंबर ए. और हम ये भी जानते हैं कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो भी मास नंबर के साथ वेरी करता है. इन दोनों को कंबाइनली लें तो इसका मीनिंग यह निकलेगा कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज नियरली कांस्टेंट. This property of a nucleus resemble the property of liquid drop. So Bohr proposed a concept that nucleus can be assumed like incompressible liquid drop which is uniform and having very high density. यानी जो न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. यह प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की एक लिक्विड ड्रॉप की प्रॉपर्टी के समान होती है. इसीलिए बोर ने प्रपोज किया कि न्यूक्लियस को एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप के समान माना जा सकता है जो कि यूनिफॉर्म होता है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, nearly equal to 10 to the power 17 kg per meter cube. This model is called liquid drop model. Based on this liquid drop model, von Weizsäcker proposed a formula which is called semi-empirical mass formula. We know that if a nucleus which has Z proton and A minus Z neutrons, then mass of an atom can be calculated from equation A. M is equals to ZMH plus A minus Z Mn minus EB. Here EB is the binding energy of the nucleus and MH is mass of proton and Mn is mass of neutron. Next slide. Using liquid drop model, Weizsäcker and Bethe derived semi-empirical mass formula by assuming dependence of the binding energy of the nucleus on various factors. यानी इस लिक्विड ड्रॉप पर आधारित यह बाइंडिंग ऑन एनर्जी का फॉर्मूला इन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार. बाइंडिंग एनर्जी ई बी इज इक्वल्स टू ई वी प्लस ई एस प्लस ई सी प्लस ई ए प्लस ई पी. यहाँ पर ई वी वॉल्यूम एनर्जी है, ई सी कूलम्ब एनर्जी है, ई एस सरफेस एनर्जी है, ई ए एसिमेट्रिकल एनर्जी है और ई पी पेयरिंग एनर्जी है. हम इन सभी टर्म्स को इक्वेशन फर्स्ट की सभी टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है वॉल्यूम एनर्जी. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसी भी बाइंडिंग एनर्जी में, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन न्यूक्लियस के अंदर, कि कितना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन न्यूक्लियस कर पाते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर.
हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स must be proportional to the number of sum of proton and neutron, which means mass number, which means if ev is the energy which is associated with the bonds, then volume energy is proportional to the mass number। यानी जितनी बॉन्ड्स होंगे वह बॉन्ड्स की संख्या मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगी, और एक बॉन्ड से संबंधित जो एनर्जी है ईवी है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगी। सो ईवी इज इक्वल्स टू एवी ए। यहाँ पर एवी एक कांस्टेंट है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम एनर्जी टू द बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड स्लाइड, सरफेस एनर्जी ES। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है वो फाइनाइट होता है, उसकी रेंज होती है, उसकी एनर्जी होती है, उसकी रेडियस होती है 1.5 फर्मी। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस ऑन ऑल न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, which means net nuclear force on the nucleons are zero, but resultant attractive force acts on the nucleus but resultant attractive force are due to the nucleons which are situated on the surface. These nucleons which are situated on the surface of the nucleus are loosely bound in comparison to the nucleons which are inside the nucleus. This phenomena creates surface tension, which is just like the surface tension in the liquid drop. यह सरफेस टेंशन उस सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू माइनस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम जानते हैं 4πr² होता है। आर की वैल्यू r इक्वल्स टू r0 a⁻⁴। आर की वैल्यू पुट करने पर ES प्रोपोर्शनल टू -a⁻²/3 and finally we get equation 3. Here ES is constant. Now third slide, Coulomb एनर्जी। हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे रिपल्सिव कूलॉम्ब फोर्स भी बढ़ता जाता है। रिपल्सिव कूलॉम्ब फोर्स बढ़ने के कारण न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। कूलॉम्ब लॉ को यूज़ करके हम कूलॉम्ब एनर्जी का फॉर्मूला इक्वेशन 4 के अनुसार निकाल सकते हैं। यहाँ पर EC इज इक्वल्स टू -AC Z इंटू Z-1 a⁻⁴। AC यहाँ पर 3/5 के E²/R0 एक कांस्टेंट है। ये कूलॉम्ब एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है बाइंडिंग एनर्जी में। नेक्स्ट स्लाइड, एसिमेट्रिक एनर्जी। If we plot a graph between proton number Z and neutron number N, then it is observed that an excess of neutrons over protons leads to the instability of the atom, and it causes the decrease in the binding energy of the nucleus। यानी जितना डेविएशन होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में उतनी ही ज़्यादा किसी एटम की इंस्टेबिलिटी होगी, और यह इफ़ेक्ट कहलाता है एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट। इस एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट के कारण जो एनर्जी मिलती है वो EA होती है, और ये एसिमेट्रिक एनर्जी है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक्सेस कितना है, यानी कितना डिफरेंस है उन दोनों में, उसके
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और मास नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ई ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ए माइनस टू जेड जेड स्क्वायर ए माइनस टू जेड स्क्वायर अपॉन ए, एंड फाइनली वी गेट इक्वेशन 5। यहाँ पर ए एक कांस्टेंट है। नाउ लास्ट वन इज पेयरिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस की पेयरिंग में पाए जाने की टेंडेंसी होती है, यानी अधिकतर जो न्यूक्लियंस है वो पेयरिंग में रहना पसंद करते हैं। इसी कारण से कोई सा भी न्यूक्लियस जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो वो हाईली स्टेबल होता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन हो तो वो हाईली स्टेबल होता है, और यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन ओड हो या ओड इवन हो वो लेस स्टेबल होते हैं। और यदि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ आर ओड, देन दीज न्यूक्लियाई आर लीस्ट स्टेबल, यानी ये सबसे कम स्टेबल होते हैं जिनमें जेड और यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ओड होते हैं। इसको कंसिडर करके हम पेयरिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ई पी इज इक्वल्स टू माइनस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। यहाँ पर ए पी एक कांस्टेंट है और यह डिपेंड करता है कि पेयरिंग की एनर्जी पेयरिंग की नेचर क्या है, यानी प्रोटॉन है, दोनों जो न्यूक्लियस है वो ओड है, इवन है या ओड इवन है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है ए पी उसका मान ओड इवन या इवन ओड के लिए 0 होता है, यानी किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन ओड या ओड इवन हो तो ए पी की वैल्यू 0 लेंगे। इस केस में पेयरिंग एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। लेकिन यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोथ आर इवन नंबर, देन ए पी इज equals to minus 33.5 MeV. Similarly, if both nucleons, proton and neutrons are odd, then the value of AP is equals to 33.5 MeV. अब हम इक्वेशन 2 से लेकर 6 को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो पहला टर्म है इसमें ई बी का वो वॉल्यूम एनर्जी का है, दूसरा सरफेस एनर्जी, थर्ड वन इज कूलम्ब एनर्जी कंट्रीब्यूशन, फोर्थ वन इज ड्यू टू एसिमेट्रिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन, एंड फिफ्थ वन इज ड्यू टू पेयरिंग एनर्जी कंट्रीब्यूशन। यह टोटल बाइंडिंग एनर्जी है यदि हम सभी प्रकार की एनर्जीज को एक साथ कंसिडर कर लेते हैं। उस केस में यदि हम इस इक्वेशन को यदि हम 2 से 6 वाले इक्वेशंस को मास डिफेक्ट या फिर इक्वेशन ए में रख दें, इक्वेशन ए ये है, इसमें पुट कर दें तो हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फाइनली हम m इज इक्वल्स टू जेड एम एच ये वाला सबसे लास्ट वाली इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी साइमल्टेनियसली।